इस क्लास 8 का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। पढ़ने के वाले हैं ये मानो कि इस पूरे चैप्टर का आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला और इसके सारे जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे हम लोगों को याद हो जाए पेपर आने से पहले। पहला क्वेश्चन है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे हमें जो दहन का टोटल प्रोसेस होता है उसकी परिस्थितियों की हमें सूची बनानी है। सबसे पहला स्रोत होता है ज्वलन ताप, यानी उस लेवल पर वो गर्म होनी चाहिए चीज़ कि वहाँ पे वो जलन लगे। दूसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी जहाँ पर भी कोई चीज़ जल रही है, जहाँ पर भी दहन हो रहा है उसका, वहाँ पर ऑक्सीजन होना जरूरी है। तीसरा है ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ, यानी कोई ना कोई ऐसा पदार्थ वहाँ होना चाहिए जो कि जले या जो ईंधन के रूप में काम करे। कोई मिला के बाद ये दहन की परिस्थितियों के लिए तीनों चीज़ें जरूरी हैं। पहला, वहाँ ऑक्सीजन कंपलसरी है। दूसरा, ईंधन हो, यानी कोई चीज़ हो जो जले, जिसे हम ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। और ज्वलन ताप, यानी कम से कम वो ताप उसे मिल जाए जहाँ से आग लगना स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमें कोई लकड़ी जलानी है तो उस केस में लकड़ी जो जलाएंगे हम लोग वो होगी हमारा ईंधन यानी ज्वलनशील पदार्थ, और जो हवा में ऑक्सीजन होगी जिसकी वजह से वो जलेगी वो होगी हमारे ऑक्सीजन की उपस्थिति। ज्वलन ताप, जो हम लोग माचिस लगाएंगे उसे उतना गर्म करेंगे लिमिटेड कि कम से कम वो जल जाए, वो होगा हमारा उसका ज्वलन ताप। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर था, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है लकड़ी और कोयले जलने से वायु का डैश होता है। तो डैश का सही आंसर हो जाएगा वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन डैश है। तो डैश का होगा एलपीजी। एलपीजी क्या होता है, जो गैस सिलेंडर में गैस आती है आप लोग घर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। गा ऑप्शन दे रखा है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। यहाँ पर डैश तक गर्म करने का यहाँ पे आप लोग को पहले पता होगा, एक ज्वलन ताप मैंने बताया था, तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर, ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है, यानी कम से कम उतना इतना गर्म हो जहाँ तक उसका ज्वलन ताप होता है, ताकि वहाँ से वो दहन उसका स्टार्ट हो जाए। गा ऑप्शन दे रखा है तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जब कभी भी आग जो है वो तेल में लगी होगी तो उसे आप लोग पानी से नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी आप लोग उसे पानी से नहीं बुझा सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पानी। ठीक है, तो ये याद रखने चारों पॉइंट इसके। गा पॉइंट क्या था, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो कह रहा है सीएनजी का जो उपयोग हम लोग करते हैं मोटर वाहनों में, इससे प्रदूषण किस तरह से कम होता है। तो इसमें 2-3 तरह के वो है इसकी वजह। सबसे पहला, ये एक स्वच्छ ईंधन है, जब इसे जलाते हैं तो किसी भी तरह का कोई केमिकल इससे नहीं निकलता। दूसरा, ये पूरी तरह से जल जाता है तो इसमें कोई बचता नहीं है, जिससे हम कहते हैं कि जो हवा में जाके जो है प्रदूषण फैलाए। तो इसे पूरा पढ़ लेते हैं। आंसर दे रखा है पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, यानी जो अगर हम सीएनजी का इस्तेमाल ना करके पेट्रोल करते हैं तो कह रहा है कि पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, इसके उपयोग से वायु में खतरनाक प्रदूषक निकलते हैं। यानी अगर हम सीएनजी का पेट्रोल, यहाँ पूछा कि सीएनजी के फायदे, लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे, पहले पेट्रोल बताया कि पेट्रोल क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, उससे जलाने पर क्या है प्रदूषक, बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रदूषक निकलते हैं। प्रदूषक के नाम जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्या देखा है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है। जब कोई पदार्थ पूरी तरह से नहीं जलता है तो वहाँ से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, ये जो कार्बन यहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखाऊँ आप लोगों को, कार्बन ये है और मोनोऑक्साइड ये लिखा हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला पदार्थ होता है। इससे क्या होता है, आदमी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि जो पेट्रोल होता है वो जीवाश्म ईंधन है, तो अगर ये पूरी तरह से जब हम इसका उपयोग करते हैं तो बहुत सा खतरनाक प्रदूषण निकलता है, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ये पूरी तरह से नहीं जलता तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला पदार्थ ये निकलता है। आगे का कह रहा है परंतु सीएनजी एक बहुत ही साफ़ सुथरा गैस है। सीएनजी क्या, बहुत साफ़ सुथरी गैस है जिसके दहन से नाम मात्र के प्रदूषक निकलते हैं। यानी जब आप सीएनजी को जलाएंगे तो उसमें क्या प्रदूषक नाम मात्र के होंगे, प्रदूषक लगभग होंगे ही नहीं। साफ़ सुथरा ये ईंधन होता है, जिससे यदि हम सीएनजी का उपयोग करते हैं तो शहरों में वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण कम होगा। तो इससे क्या होगा, शहरों में वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण कम होगा। यही क्वेश्चन पूछा था कि सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। यानी हमें बताना है कि एलपीजी क्यों बेहतर है और लकड़ी का क्या नुकसान है, इन दोनों की हमें तुलना करनी है। ये नहीं था ना फ़ायदा किसका नुकसान किसका है, हमें सिर्फ इन दोनों की तुलना करनी है कि कौन सा सही है, कौन सा जो है सही नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लगभग वीडियो को 5 मिनट हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो पे आए हुए हैं और 5 मिनट तक रुके गए तो वीडियो को लाइक भी कर दो, इससे मोटिवेशन मिलेगा आने वाली और वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोगों को सारा काम होमवर्क मिला है तो भी आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर होमवर्क नहीं है, आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं चैनल पर, तो भी इसमें आप लोगों का बेनिफिट होने वाला है। चैनल को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ईंधन के रूप में एलपीजी लकड़ी की तुलना करनी है हम लोगों को। सबसे पहला पॉइंट देख ले रहे हैं, एलपीजी जलाने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ती है। पहले पॉइंट में कह रहा है कि एलपीजी यानी जो घरेलू गैस होती है, जब उसे हम जलाते हैं तो उससे किसी तरह का कोई धुआं नहीं निकलता, ये आप लोग सबने नोटिस किया होगा। लेकिन जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं छोड़ता है। अगला पॉइंट रखा है, एलपीजी की थोड़ी मात्रा बहुत अधिक ऊष्मा देती है। ये कह रहा है कि अगर एलपीजी आप लोग के पास 1 किलो है तो आप उससे जो है आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना उसमें पका सकते हैं। मतलब सेम अगर आपके पास लकड़ी 1 किलो है तो आप उसमें उतना खाना नहीं बचाते। जैसे आप लोगों को अगर एक बड़ा पतीला भर के पानी गर्म करना है तो आप लोग देखेंगे आप लोगों ने उसके जो एलपीजी लगाई है तो वो पानी जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इस कंपेरिजन जब आप लोग लकड़ी लगाएंगे ना तो लकड़ी 1 किलो पहले ही खत्म हो जाएगी, उतना वो पानी गर्म हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें जो ऊष्मा है वो ज़्यादा देता है। ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा का मतलब ये है कि जब हम उसे जलाते हैं तो उसका हमारा मेन मकसद होता है उससे आग निकले। आग क्या, जो चीज़ों को गर्म करती है, तो आग जो है वो ज़्यादा मिलेगी, जो चीज़ों गर्म ज़्यादा होंगी। और लकड़ी के मामले में क्या होता है, कम होता है। परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जलकर भी ऊष्मा कम देती है। लकड़ी की मात्रा तो ज़्यादा लग जाएगी, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, लेकिन वो ऊष्मा जो है उसके कमी मिलेगी। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखा है, लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये क्या है, लकड़ी आप जब जलाओगे तो उसमें क्या होता है, लकड़ी जलाने पर ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। लेकिन जब हम एलपीजी जलाएंगे तो एलपीजी में ये सब नहीं होता है। एलपीजी एक साफ सुथरा ईंधन है, उसमें ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन जब लकड़ी जलाएंगे तो लकड़ी क्या पूरी तरह से नहीं जलती, वो आधी आधी करके जलती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है। चौथा पॉइंट देखा है, एलपीजी का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है। ज्वलन ताप मैंने आप लोग को बताया कि वो कम से कम तापमान जहाँ पर जो है कोई ईंधन जो है जलना स्टार्ट करता है। तो एलपीजी का आप लोगों को देखा होगा कि लाइटर भी अगर उस पर चिंगारी वाला लाइटर भी रखते हो ना तो आप उसे ज़्यादा पट्टे से तो उसमें आग पकड़ लेता है। अगर आप लोग माचिस की तीली भी लगाओगे तब भी क्या एलपीजी जो है आग पकड़ लेगी, अगर एलपीजी का आप लोगों का सिलेंडर गैस चूल्हा है। लेकिन लकड़ी वाले केस में क्या होता है, लकड़ी वाले केस में इसमें क्या है, आप लोगों को काफ़ी सारे कागज़ पन्नी प्लास्टिक को उसमें लगाना पड़ता है ताकि वो वहाँ तक उसका तापमान गर्म हो सके जहाँ पर वो आग पकड़ना स्टार्ट कर दे। इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट आप लोगों को घर पर नहीं करना क्योंकि सारा खतरनाक हो सकता है। तो सिर्फ हम लोग के पढ़ने के लिए सारे लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी आप लोगों को घर पे करने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। अगला है कारण बताइए। कारण क्या बताना है, 5वां क्वेश्चन है कि कारण बताने के नीचे पॉइंट दे रखा है और उनका आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों होता है। पहला का दे रखा है, विद्युत उपकरण के संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत उपकरण यानी वैसे कोई भी उपकरण जिसमें करंट आता हो, जैसे मिक्सी हो गई, प्रेस हो गई, इनमें जब आग लग जाए तो उस पर नियंत्रण करने के लिए आप लोग जो है जल का उपयोग नहीं कर सकते। वजह बतानी है। कोई आंसर देखा है, सिंपल सी बात है भाई, उसमें बिजली ये चलने वाला उपकरण है तो जाहिर सी बात है उसमें जो है बिजली चल रही होगी और पानी जो है वो बिजली जो है वो पानी में बहुत जल्दी चली जाती है और आर पार मतलब करंट लग सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे रखा है, जल विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। सुचालक का मतलब होता है अगर विद्युत जैसे लोहे में चलती है, तार में चलती है तो वो उसके सुचालक होते हैं। ऐसी क्या है, जो बिजली यानी तो बिजली क्या है, पानी में भी चल सकती है। चलने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो रखा जल विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। यदि जल से विद्युत उपकरण से संबंधित आग पर नियंत्रण करना है या करते हैं तो विद्युत जल के कारण फैल सकता है, यानी उससे अगर पानी जहाँ भी जाएगा वहाँ तक क्या है, विद्युत फैलेगी। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फैलेगा। अथवा लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इससे क्या, लघु पतन कहते हैं शॉर्ट सर्किट को। इससे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके कारण जो होता है विद्युत आघात लग सकता है। आघात का मतलब शॉक लग सकता है, जो भी आसपास लोग खड़े होंगे, जो भी पानी के संपर्क में आएगा उसे क्या शॉक लग सकता है। यही कारण है कि विद्युत उपकरणों के संबंध में आग में नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। इसी वजह से जो है जल का उपयोग नहीं करते जब भी कभी विद्युत उपकरण में आग लगती है। तो क्यों, क्योंकि विद्युत जल का अच्छा सुचालक है, तो जल जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है और नियंत्रण पाने के विद्युत के क्या कहते हैं फैल जाता है बहुत ज़्यादा, वैसे शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर शॉक लग सकता है, तो इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते। अगला पॉइंट देखा, कारण बताना। हम लोग इसमें भी एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। पूरा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, उसे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। लेकर रखा है, एलपीजी जलाने पर धुआं नहीं छोड़ता, सही बात है, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया क्लियर। आगे रखा है, एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, बिल्कुल सही बात है, कम जलाओगे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी। परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा लकड़ी जलाने पर भी ऊष्मा जो है कम मिलती है। आगे देखा है, लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और आगे देखा है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है, यानी एलपीजी में जो है ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये जो हमारा एक क्वेश्चन आया था ना ऊपर, बिल्कुल सेम वही है, तो वहाँ पे तुलना करनी थी और यहाँ पे जो है इसका कारण बताना था। यहाँ पे कारण भी यही हो जाएगा कि एलपीजी जो है वो अच्छा है लकड़ी से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है,
लेकिन एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। ये कह रहा है कि अगर नॉर्मल कागज़ जलाओगे तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, लेकिन अगर एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर आप लपेटे हुए कागज़ का टुकड़ा तो वो आग नहीं पकड़ेगा। उसके बारे में डिटेल में बताना है कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इसका कारण। देखा, कागज़ का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, यानी आप लोग देखा होगा कि कागज़ को कहीं पर भी आग में रख दो फटाक से वो जल जाता है, लकड़ी करो तो जल्दी नहीं जलती है, इसलिए यह तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए क्या है, तुरंत आग पकड़ लेता है और इसे जलने में और अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसका ज्वलन ताप जो है बहुत कम होता है, इसे ज़्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होती जलने के लिए। जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। आग क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि कागज़ को मिली ऊष्मा एल्यूमिनियम अवशोषित कर लेता है, जिसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। यानी जब कागज़ के एल्यूमिनियम के आसपास जब आप कागज़ लपेटोगे तो कागज़ के टुकड़े में जो आग जाएगी, यानी जो ऊष्मा जाएगी, वो एल्यूमिनियम जो है उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा। यही कारण है कि जो उसका ताप होता है कागज़ का वो बढ़ जाता है। ठीक है, यही कारण था इसका कि कागज़ जल्दी जाता था और एल्यूमिनियम के आगे पीछे लपेटा कागज़ जल्दी नहीं जलता। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। यहाँ पे क्या आप लोगों को चिन्हित चित्र बनाने के लिए बोला गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पेपर में रिपीट भी होता है, तो इसे सबसे पहले ऊपर से देख लो एक बार, फिर बताऊँगा कि इसमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये है इसका पूरा चित्र। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पूरा जो लाल वाला हिस्सा होता है, वो जो नीला वाला हिस्सा होता है, लाल वाले के भी ऊपर अंदर एक छोटी सी बोल है, बिना जली मोमबत्ती, जो बिल्कुल सीधे वो जो धागा से लगा होता है उसे कहते हैं बिना जली मोमबत्ती। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं डिटेल में। नीचे शुरू करते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होता है बीच वाला, इसे कहते हैं बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो काले कलर का होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारी यहाँ पे मोमबत्ती है और जो इसका सब जस्ट ऊपर का हिस्सा होता है, जो इसके बिल्कुल एकदम जस्ट ऊपर का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल काले वाले क्षेत्र के बिल्कुल ज़रा सा ऊपर होता है, ये जो वो हिस्सा होता है ना, ये होता है सबसे कम गर्म। यानी सबसे कम अगर कहीं गर्मी होती है तो इस वाले क्षेत्र में होती है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद सबसे गर्म क्षेत्र की बात कर ली हमने, और उसके बाद देख लेते हैं इसमें आगे और क्या क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आंशिक दहन वाला मध्य भाग, जो पीला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे क्या आधा जला होता है और आधा नहीं जला होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो मतलब यहाँ पे जो है गर्मी थोड़ी कम होती है। फिर इससे जो ऊपर का होता है वो होता है कम गर्म, यानी गर्म तो हो चुका होता है परफेक्ट, लेकिन फिर भी क्या होता है, कम गर्म होता है। और जो उससे ऊपर होता है, जो उससे ऊपर जो लाल रंग का क्षेत्र होता है उसे कहते हैं सबसे गर्म भाग। जो लाल वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, सबसे गर्म भाग। और सबसे बाहर होता है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, जो नीले कलर का होता है। यानी इससे पता चलता है कि जो मोमबत्ती है पूरी तरह से जल चुकी है। ठीक है, तो ये इसका पूरा नामांकन चित्र है। इसे आप लोग जो है याद कर लेंगे और इसे लिख लेंगे कहीं, ये आगे फ़ायदा देगा आप लोगों को। 7वां क्वेश्चन पूछा है, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे मात्रक पूछा है, तो इसका मात्रक आप लोगों को याद रखना है किलो जूल प्रति किलोग्राम। यानी ये क्या है, किलो जूल प्रति किलोग्राम जो है क्या है, ऊष्मीयमान का मात्रक है। ऊष्मीयमान का मात्रक कैसे निकालते हैं, देखो आप लोगों को क्या है, कोई चीज़ वहाँ पे किलोग्राम में दे रखी होगी, यानी उसका वजन दे रखा होगा किलोग्राम में, और कोई चीज़ जो है किलो जूल में दे रखी होगी। तो आप लोग क्या करना है, किलो जूल को ऊपर लिखना है, जो आप लोग केजी है उसे ऊपर लिखना है, उसे भाग कर देना किससे, किलोग्राम से। ठीक है, जो केजी है किलो जूल वाला जो हिस्सा है वो ऊपर लिखना है। और इसका आप लोग नीचे एक एग्जांपल है, आप लोग को दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि मात्रक पूछा है, तो सीधा यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मात्रक सीधा दे रखा है किलो जूल प्रति किलोग्राम, और क्या है, केजी अपॉन केजी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं 7वां अभी 8वां क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, 8 बनावा सारे कराएंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर ही देखा है 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पढ़ना ध्यान से। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम, केजी है ना तो नीचे आएगा। ठीक है, ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान, यहाँ पे क्या है, ऊष्मा का मान दे रखा है कितना, 1,80,000 केजे मतलब किलो जूल। ये आप लोग को याद रखना है, केजी तो नीचे और केजे तो ऊपर। ईंधन का ऊष्मीयमान निकालना, ऊष्मीयमान होता क्या है, यहाँ पे आगे क्या दे रखा है आप लोग पढ़ भी सकते हैं, बाकी कोई जरूरत भी नहीं पढ़ने की। देखो केजी ईंधन के 1 किलोग्राम में पूर्णतः दहन की प्राप्त ऊष्मा को वो ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीयमान कहलाता है। ये ऊष्मीयमान की डेफिनेशन है, यानी 1 किलोग्राम जो है दहन करा हमने किसी भी पटेरे का, तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा कितनी निकली। ऊष्मा ऊर्जा मतलब किलो जूल में जो दे रखा है वो। तो यहाँ पे हमने क्या क्या दे रखा है वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ईंधन का द्रव्यमान यानी केजी में क्या है, 4.5। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, केजी क्या ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा, ये कितनी है, 1,80,000 केजी। तो इसे निकालेंगे कैसे, क्या निकालना है हमें यहाँ पे निकालना है इसका ऊष्मा का मान, यानी ऊष्मीय मान निकालना है।
उत्पन्न ऊष्मा दे रखी होगी और ईंधन का मान दे रखा होगा, वजन। तो निकालेंगे कैसे? सिंपल सा मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, जो केजे में है उसे ऊपर रख दो और जो केजी में है उसे नीचे रख के उसे क्या भाग कर दो, बस सिंपल सा। तो कितना जाएगा यहाँ पर 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी ईंधन का ऊष्मामान कितना आ गया 40,000 kJ/kg। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल ये। अब हमारे यहाँ कितने हुए? 2 सवाल क्लियर हो गए इकट्ठे, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में पूछा गया है, समझाइए कि O2 किस प्रकार आग पर नियंत्रित करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे आग किस प्रकार नियंत्रण होती है। सबसे पहले क्या होता है, आग को जलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बिल्कुल अलग चीज़ है, ये दूसरी गैस है बिल्कुल। तो पढ़ते हैं कैसे ये नियंत्रित करती है। वीडियो ज़्यादा लंबी होती है यार, आप लोगों को टेंशन नहीं रहना, पूरी वीडियो देखनी है एंड तक अगर सारे क्वेश्चन करने तो। देखा, ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। यानी क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन से भरी होती है तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पूरे कंबल की तरह, मतलब एकदम उसके ऊपर फैल सी जाती है, पूरी उड़ने नहीं देती उसमें। इससे क्या है, ईंधन को ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। इससे जो CO2 के जो बाहर का ऑक्सीजन जो आता है ना, वो आग तक पहुँच ही नहीं पाता। इसी वजह से जो है आग बंद हो जाती है, मतलब आग जो है जलना बंद हो जाती है। जब आप CO2 जो है आग के ऊपर डालेंगे तो एकदम फैल जाएगी CO2 आग के ऊपर। इससे क्या होता है, बाहर का जो ऑक्सीजन होता है वो आग तक नहीं पहुँचेगा और आग का है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का सीधा आंसर था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हरी पत्तियों के ढेर को जलना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। क्या वजह है? क्योंकि हरी पत्तियों में क्या होता है, द्रव होता है, यानी उनके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, वो थोड़ी गीली होती है, नमी होती है उनके अंदर, इसलिए क्या है उनका ज्वलनताप बड़ा होता है। सूखी पत्तियों में कम होता है तो सूखी पत्तियों का ज्वलनताप भी कम होता है। पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है इसमें आगे। ज्वलनताप क्या होता है? वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई चीज़ जलना शुरू कर देती है। दे रखा है आंसर में, हरी पत्तियाँ कच्ची होने के कारण उनका ज्वलनताप बहुत अधिक होता है। मतलब उसमें कोई ना कोई लिक्विड होगा, कोई ना कोई उसमें नमी होगी, कोई ना कोई गीलापन होगा, तो उनका ज्वलनताप क्या होगा? अधिक होगा। जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलनताप क्या होगा? बहुत ही कम होता है, क्योंकि पूरी तरह से सूख चुकी है, उसमें कोई पानी नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, कोई नमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही कारण है कि सूखी पत्तियों का आसानी से आग पकड़ लेती हैं। तो ठीक है, यही सिंपल सा कारण होता है कि उनका ज्वलनताप ज़्यादा होता है और हर सूखी पत्तियों कम होता है। तो सूखी पत्ती आसानी से आग पकड़ लेती है और गीली पत्ती आसानी से आग नहीं पकड़ती, जो कि हरी होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। यानी आप लोगों ने अभी उसमें देखा अपनी मोमबत्ती वाले क्षेत्र में, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र थे, तो पूछा गया है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो सुनार होता है वो कौन से ज्वाला का कौन सा क्षेत्र का इस्तेमाल करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए एक स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र था। अदीप्त क्षेत्र कौन सा होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है क्योंकि सबसे अधिक ताप वाला होता है। अदीप्त क्षेत्र कौन सा था, एक बार आप लोगों को दिखाया था दोबारा उस वाले डायग्राम में। तो यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र था ना, सबसे गर्म भाग जो लाल से नीले से हल्का नीचे था लाल, इस वाले क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें क्या है ज्वाला अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, तो यही आप लोग रखना क्या है, अदीप्त यानी पूरी तरह से जला हुआ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है। आप लोग सीधा लिखेंगे कौन सा क्षेत्र होता है, वो अदीप्त क्षेत्र होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कर ही लिया था क्योंकि इसमें ऊष्मामान की मात्रा निकाली थी, तो हमने निकाली थी, कितनी 40,000 आई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पूछा गया है क्यों जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है क्यों जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जाता है। विवेचना कीजिए, यानी जो जंग लग जाती है कभी कभी तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन क्यों कहते हैं, इसका हमें वजह बतानी है। तो दहन कहने का इसके पीछे वजह क्या होती है, क्योंकि दहन में क्या होता है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जब किसी चीज़ को मिल जाता है तो वहाँ पर वो आग पकड़ लेती है, और जंग लगने के लिए भी ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। सेम दोनों में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जो है जो भी चीज़ होती है उससे अभिक्रिया करती है, तब जो नया प्रोडक्ट बनाती है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं पता है, जहाँ पर ऑक्सीजन लगती है इसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऑक्सीजन लेकर ऊष्मा निकालती है, उसमें क्या गर्मी या कोई चीज़ बाहर निकलती है। जंग लगने में भी सेम यही चीज़ होती है, ऑक्सीजन उससे मिल जाती है और जो मतलब कुछ ना कुछ गर्मी जो है जंग लगने में बाहर निकलती है, कुछ ना कुछ ऊष्मा जो है निकलती है। आप लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है। तो इसका आंसर दे रखा है हम लोगों को, हाँ जंग लगना भी दहन है, क्योंकि दहन की परिभाषा के अनुसार वह जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। दहन कहते हैं कोई भी पदार्थ हो जो ऑक्सीजन के संग अभिक्रिया करे और बदले में हमें ऊष्मा दे, ऊष्मा क्या गर्मी होती है, वो दहन कहलाता है। जंग लगना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसके दौरान ऊष्मा निर्गत होता है।
यानी जब किसी पदार्थ में कोई लोहा हो, तांबा हो, कुछ भी हो, जैसे जंग लगेगी तो उसमें भी क्या हो, ऑक्सीजन उसमें अभिक्रिया करेगा और थोड़ी सी, मतलब ये नहीं कह बहुत सारी, लेकिन थोड़ी सी जो है ऊष्मा निकलेगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी का भी यही मतलब होता है कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया, मतलब कोई भी, जैसे ऑक्सीजन का लोहा से मिल जाना, जंग लग जाना होता है, तो उसमें क्या है, कोई भी अभिक्रिया, वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी गर्मी, हीट या ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, तो उस अभिक्रिया को, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जंग लगने में भी क्या होता है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी निकलती है और ऑक्सीजन जाओ उससे आके चिपक जाता है, तो इसलिए ये भी क्या एक दहन का ही तरीका होता है। एक क्वेश्चन दे रखा, ये आखिरी क्वेश्चन होगा पूरे चैप्टर का। दे रखा है कि आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिद ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, आबिदा ने, और रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि दो लोग हैं, आबिदा और रमेश, एक रखती है पीले भाग के पास और एक रखता है सबसे बाहर वाले भाग के पास, किसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा? तो इसे एक बार फिर से जो हम लोग उसी चित्र से देख लेते हैं। देखो, पीला भाग जो होता है वो ये वाला हिस्सा होता है, ये आंतरिक वाला, ठीक है। पीला भाग ये होता है जो थोड़ा कम गर्म होता है, जिसे कहते हैं आंशिक दहन। और जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है वो होता है ये वाला भाग, लाल वाला हिस्सा, सबसे गर्म भाग। तो जाहिर सी बात है, जब सबसे गर्म वाले हिस्से में रखोगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और पीले वाले हिस्से में क्या होगा, देर में गर्म होगा। आबिदा ने पीले में रखा तो बाद में गर्म होगा, और रमेश ने सबसे गर्म वाले में रखा तो जल्दी गर्म हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है। रमेश के बीकर का जल कम समय में गर्म हो जाएगा, यानी जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि बाहरी भाग सबसे अधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र है। सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो ये होगा हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो कि हमने आज करे चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो थोड़ी कम पड़ी है नेट पे, इसलिए मैंने कहा कि सारे डिस्कस कर दूँ। इसमें क्या होता है, खाली आप लोगों को ये नहीं बताया जाता कि किस तरह से आप लोगों को कि किन क्वेश्चनों के आंसर क्या है, सिर्फ ये नहीं बताता, इनके पीछे की वजह क्या है पूरे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को एक लाइक तो वीडियो करना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते तो कोई बात ही नहीं, अगर आप लोग पूरे वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा। अभी खाली क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों को डिटेल में इसमें पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट, एक एक छोटी छोटी बातें कि इसका मतलब क्या होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए गुड बाय। और कुछ रहता है क्या इस चैप्टर? क्वेश्चन तो लगभग सारे ही हो गए। अगला चैप्टर का लिंक नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में, जैसे यूट्यूब चलाना आता है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नया वीडियो जो आएगा उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप लोग चैप्टर नंबर 5, 6 आने वाले जो भी चैप्टर होंगे सारे के सारे देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की जो भी राय है कि समझ में आया नहीं आया, उसे आप लोग जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा फ़ायदा होता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है।